हाय एवरीवन, माय नेम इज़ रचना शुक्ला एंड आज के सेशन में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमने अभी तक प्लेटो की थ्योरी ऑफ सोल कवर किया है एज वेल एज थ्योरी ऑफ आइडिया कवर किया है। अब हम आज के लेक्चर में थ्योरी ऑफ जस्टिस पे ध्यान देंगे। देखिए, जो प्लेटो की ये थ्योरी है, इनकी किताब जो है द रिपब्लिक, इस बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ये किताब इन्होंने लिखी है और इस किताब का जो सबटाइटल है उसका नाम क्या है? उसका नाम है कंसर्निंग जस्टिस। तो सबटाइटल से ही आपको ये चीज़ पता चल जाती है कि जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है ये प्लेटो के समय से ही कोर कंसर्न है, कोर कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल फिलॉसफी का। इनफैक्ट सिर्फ प्लेटो नहीं, आगे आने वाले समय में और भी जो हम थिंकर्स डिस्कस करते हैं, जैसे कि कार्ल मार्क्स हो गए, आज के ज़माने के जो थिंकर्स हैं 21st सेंचुरी के, जिसमें अमर्त्य सेन आते हैं, जिसमें और भी थिंकर्स आते हैं जैसे कि जॉन रॉल्स आते हैं मॉडर्न टाइम्स में, ये सभी जस्टिस से रिलेटेड ही ज़्यादातर डिस्कस करते हैं। वाई? क्योंकि देखिए, समाज में जस्टिस होगा तभी तो सोसाइटी में आपकी हार्मनी होगी, तभी तो आपकी सोसाइटी प्रॉस्परस होगी, फलेगी फूलेगी अच्छे से, राइट? तो इसीलिए प्लेटो ने अपनी किताब द रिपब्लिक में जस्टिस को कैसे डिफाइन किया है, जस्टिस के बारे में क्या कहा है, वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि प्लेटो का मकसद था एक आइडियल स्टेट बनाना, और एक आइडियल स्टेट को हम बना सकते हैं जब समाज में या स्टेट में जस्टिस हो, यानी कि न्याय हो। जिस समाज में अन्याय हो रहा है, इसका मतलब है कि उस समाज में, उस सोसाइटी में, उस स्टेट में हमें जो है करप्शन देखने को मिलेगी, वहाँ पर प्रॉस्पेरिटी नहीं देखी जाएगी, राइट? तो इसीलिए प्लेटो ये कहते हैं, जब जस्टिस को डिफाइन करते हैं, कि जस्टिस इज द ग्रेटेस्ट गुड दैट पीपल कैन अटेन। देखिए, सभी लोग, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं या स्टेट के लेवल पे कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, पूरे समाज की बेहतरी अगर आप चाहते हैं, तो जस्टिस के थ्रू ही ये चीज़ पॉसिबल है। तो इस सेशन में हम डिटेल में इसीलिए प्लेटो की जो इन्फ्लुएंशियल थ्योरी है जस्टिस की, उसको हम समझेंगे, उसके आज के समय में क्या इम्प्लीकेशंस हैं, साथ ही साथ ऐसे थिंकर्स जो क्रिटिसाइज करते हैं प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस को, उनको भी हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे लिए जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि प्लेटो की जो किताब है द रिपब्लिक, ये इन्होंने लिखी थी अपनी व्हेन ही वाज अराउंड 40 इयर्स। ठीक है, तो यानी काफ़ी मच्योर थे, हालांकि यंग ही थे। ठीक है, डेमोग्राफी के हिसाब से अगर देखा जाए तो 35 टू 40 की जो एज होती है वो यंग वर्किंग एज पॉपुलेशन में ही काउंट होता है। ठीक है, तो उस समय के जो इनके आइडियाज़ हैं, इनकी फ़िलॉसफी है, वो द रिपब्लिक में मेंशन्ड है। तो आपको ये जो किताब है ये बेसिकली 10 बुक्स में डिवाइडेड मिलेगी। ठीक है, और ये जो बुक्स हैं ज़्यादातर इसमें पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स से आपको दिखेगा कि डील कर रही है ये किताब, और जो इसके अलावा मॉरल प्रिंसिपल से रिलेटेड भी ये किताब डील कर रही है। लेकिन मेनली अगर ध्यान दिया जाए तो काफ़ी सारी चीज़ों पे जो है ये किताब टच करती है, जैसे कि मेटाफिजिकल रियलिटी के बारे में भी बात करती है। यहाँ पर एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, सिस्टम कैसा होना चाहिए, उस पर भी बात करती है। बाकी सोशल लेवल पे, लॉजिकल लेवल पे बहुत सारी ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं उन सभी पे डिस्कस करती है। तो जब भी आप प्लेटो से रिलेटेड, मान लीजिए आपको कोई आंसर लिखना है, तो हमेशा ये प्रेफर किया जाता है कि आप किसी और थिंकर का, कोई और अगर एक्सपर्ट है, उन्होंने उस थिंकर के बारे में क्या कहा है, उसको अगर आप कोट करेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे इस केस में आप इस तरीके से कोट कर सकते हैं कि प्रोफेसर बार्कर जो हैं वो ये कहते हैं कि प्लेटो की ये जो किताब है द रिपब्लिक, इस बारे में प्रोफेसर बार्कर कहते हैं कि दिस बुक इज़ नथिंग बट एन अटेम्प्ट, ये एक ऐसी कोशिश है एट अ कंप्लीट फिलॉसफी ऑफ मैन। यानी कि इस किताब को अगर आप पढ़ते हो, इसको अगर आप फॉलो करते हो, तो आपको जो पूरा ज्ञान है कि एक मैन को किस तरीके से समाज में रहना चाहिए,
किस तरीके से अपने आप को कंडक्ट करना चाहिए, मॉरल कंडक्ट आपका क्या होना चाहिए, वो आपको ये बुक जो है वो गाइड करती है। तो यानी कि आप एज अ होल आपके एक्शंस क्या होने चाहिए, आपकी थिंकिंग क्या होनी चाहिए, वो इस बुक में मेंशन्ड है। तो ये जो किताब है द रिपब्लिक, इसकी शुरुआत ही इसीलिए आप देखेंगे, अगर कभी आप पढ़ते हैं, वैसे मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी, बट इस बुक की शुरुआत ही होती है, प्लेटो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले अपना क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज़ अ गुड मैन, अच्छा आदमी कौन है। और अगर आप अच्छे नहीं हो तो अगला क्वेश्चन ये पूछते हैं हाउ वन कैन बिकम सो, आप एक अच्छे आदमी कैसे बन सकते हो। और आप अगर ध्यान देना तो ये क्वेश्चन इसलिए भी पूछा जा रहा है क्योंकि एक अच्छा आदमी जो है उसकी डेफिनेशन में ये ज़रूर होगी कि वो करप्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, राइट। और इसीलिए जो है प्लेटो ये कहते हैं कि एक अच्छा स्टेट हमें बनाना है, तो एक अच्छा आदमी अगर उस स्टेट को चलाएगा तभी तो वो स्टेट अच्छा बनेगा। तो इसीलिए फिलोसोफर किंग की पोजीशन को ही यहाँ पर जस्टिफाई एक तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि फिलोसोफर किंग है जिसके पास में नॉलेज है, उसको पता है व्हाट इज़ अ गुड मैन, उसको रियलिटी पता है, राइट। और इसीलिए जो है आप देखेंगे कि इसी थ्योरी ऑफ जस्टिस से कनेक्टेड है आपकी थ्योरी ऑफ एजुकेशन, जो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो थ्योरी ऑफ एजुकेशन इस तरीके से कनेक्टेड है कि प्लेटो जो है एजुकेशन के माध्यम से, उसके थ्रू कहते हैं कि हम जो है गुड सिटीजन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, लोगों को अच्छा बना सकते हैं। हम समाज में जो बहुत सारी सामाजिक या आर्थिक प्रॉब्लम्स हैं, सोशल या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। और इसीलिए प्लेटो की इस किताब में रिपब्लिक में आप ऐसा कहेंगे कि इसकी शुरुआत ही होती है एथिक्स के साथ में। इट स्टार्ट्स विद एथिक्स, और एथिक्स से शुरुआत होकर के ये जाती है पॉलिटिक्स की डोमेन में, ये जाती है सोशोलॉजी की डोमेन में, मेटाफिजिकल डोमेन में, और एजुकेशनल सिस्टम क्या हो, एजुकेशन की डोमेन में भी जाती है। तो यानी कि इस किताब में सिर्फ जस्टिस से रिलेटेड नहीं है, न्याय आप तभी ला सकते हो जब वेरियस डायमेंशंस में आप जस्टिस जो है वो अप्लाई कर सको, इम्प्लीमेंट कर सको। और ऐसा इसलिए भी मैं बोल रही हूँ क्योंकि प्लेटो के समय पे ना सब्जेक्ट्स का कोई अलग से डिवीजन नहीं था। जैसे आज के समय पे जब आप किसी भी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपके सब्जेक्ट्स डिफाइंड होते हैं कि एक आपको मैथ्स पढ़नी है, फिर आपका साइंस का सब्जेक्ट अलग है, आपकी हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज के सब्जेक्ट अलग है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो उस समय पे ऐसा नहीं था, लेकिन उस समय पे सब्जेक्ट्स के बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं थी। यही कारण है कि जो ये किताब है रिपब्लिक, ये एक तरीके से आपको इंसाइक्लोपीडिया लगेगा। इसमें आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, एथिक्स, मोरालिटी, पॉलिटिक्स, सोसाइटी, इकोनॉमिक्स, सभी चीज़ों से ये जो है डील करती है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है कि जब भी प्लेटो जो है स्टेट की तरफ देखते हैं, स्टेट को समझते हैं, तो वो स्टेट, क्योंकि एक आइडियलिस्ट हैं, तो वो स्टेट को ऑर्गेनिक तरीके से देखते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी आइडियलिस्ट होते हैं वो ऑर्गेनिक व्यू ऑफ द स्टेट लेते हैं। व्हाट इज़ द ऑर्गेनिक व्यू? ऑर्गेनिक व्यू का मतलब होता है कि अपने आप नेचुरली ग्रो कर रहा है, किसी ने बनाया नहीं है, वो अपने आप एमर्ज हुआ है। अब क्वेश्चन आता है कि स्टेट कैसे नेचुरल है? आप ये सोचेंगे कि इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए, तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं फ़िलहाल इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि हम नेक्स्ट टॉपिक जब पढ़ेंगे ना एरिस्टोटल का, तो एरिस्टोटल ने, क्योंकि वो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छे से हमको समझाया है कि स्टेट कैसे ऑर्गेनिक होता है, स्टेट कैसे नेचुरल होता है, यानी कि स्टेट कैसे अपने आप एमर्ज होता है, किसी ने बनाया नहीं है, अपने आप आया है स्टेट, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, बट इतना अभी तक फ़िलहाल याद रखिए कि इनके लिए स्टेट सुपीरियर है, क्योंकि प्लेटो आइडियलिस्ट हैं। जितने भी आइडियलिस्ट होते हैं वो सुप्रीमेसी देते हैं स्टेट को नेचुरल इंस्टीट्यूशन मानते हैं, ऑर्गेनिक व्यू जो है वो स्टेट का लेते हैं। और इसीलिए क्योंकि ये ऑर्गेनिक व्यू लेते हैं स्टेट का, तो
ज़्यादातर जो आइडियलिस्ट होते हैं, इंक्लूडिंग प्लेटो इन दिस केस, आप देखेंगे कि स्टेट के लिए कुछ किया जा रहा है तो वो ये मानते हैं कि अगर स्टेट की भलाई होगी तो उसकी वजह से एक इंडिविजुअल की भी भलाई होगी। ठीक है, यानी कि अगर स्टेट के फेवर में कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो वो इंडिविजुअल के फेवर में ही डिसीजन है। आज के समय पे हम क्या मानते हैं कि स्टेट को अगर आप ज़्यादा पावर देते हैं तो इसका मतलब है कि जो इंडिविजुअल सिटीजन्स हैं उनके हाथ से वो पावर चली गई है, क्योंकि स्टेट जो है फिर अपनी मनमानी करेगा या अपनी चलाएगा। आज का इस तरीके से समझा जाता है। उसका कारण ये है कि आज के समय पे लिबरलिज्म डोमिनेट करता है और हमने ये चीज़ समझी है कि लिबरलिज्म प्रायोरिटी किसको देता है, इंडिविजुअल को प्रायोरिटी देता है। लेकिन प्लेटो जैसे जो आइडियलिस्ट हैं या एरिस्टोटल जैसे जो आइडियलिस्ट थिंकर्स हैं, ये मानते हैं कि स्टेट और इंडिविजुअल एक ही है बेसिकली, यानी कि इंडिविजुअल का भला करना है तो पूरे स्टेट का भला होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, तो इस तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि देयर इज़ नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द एंड्स ऑफ द स्टेट एंड दोज ऑफ द इंडिविजुअल। समझ में आया? अगर अब भी समझ में नहीं आया है तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। हमारे पास में इस टॉपिक में, क्योंकि हम थ्योरी ऑफ जस्टिस पढ़ रहे हैं, तो इस टॉपिक को कंप्लीट ही हम तब करेंगे जब हम ये स्टेटमेंट समझेंगे, विच इज़ स्टेट इज़ स्टेट से रिलेटेड एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट है रिट वाली, और ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और इनफैक्ट जब आप ये स्टेटमेंट समझ लेंगे तो आगे जा कर के ना जॉन स्टुअर्ट मिल के टॉपिक में भी इसका ज़रा सा आपको रिफ्लेक्शन दिखेगा या मेंशन दिखेगा इस सेम कॉन्सेप्ट का। तो आपको ना बहुत अच्छे से फिर ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो आपका आइडिया है ये जो स्टेटमेंट का, वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली जो है, जब भी हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ जस्टिस को पढ़ते हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इस स्टेटमेंट को पढ़ना, विच इज स्टेट इज रिट इंडिविजुअल लार्ज। ठीक है, सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट स्टेटमेंट आने वाले समय में। अभी थोड़ी अगली स्लाइड्स में हम समझेंगे, बट फिलहाल के लिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल द रैडिकलिस्ट थ्योरी। ठीक है, आपको पता है कि प्लेटो से पहले या आप देखेंगे सोक्रेटिस से पहले जो हैं इस तरीके के लोग एग्जिस्ट करते थे जिनको हम कहते हैं सोफिस्ट्स। इनको सोफिस्ट कहा जाता है, राइट? यू अंडरस्टैंड सोफिस्ट? सोफिस्ट वो लोग हैं, let me write it, सोफिस्ट्स वो लोग हैं जो बेसिकली प्राइवेट एजुकेशन प्रोवाइड करते थे। ये वो लोग हैं जो मटीरियलिज्म को प्रमोट करते थे अपने स्टूडेंट्स में, एंड साथ ही साथ इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट करते थे, यानी कि खुद के बारे में सोचो, सोसाइटी या उस सब के बारे में नहीं सोचो, राइट? इस तरीके का थोड़ा आइडिया था। तो इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ पर जब प्लेटो की डिबेट होगी, देखिए थ्योरी ऑफ जस्टिस को समझने के लिए हमें प्लेटो का जो डायलेक्टिकल मेथड है वो समझना पड़ेगा कि प्लेटो जो है इस थ्योरी में डायलेक्टिक्स करते हैं। 4 लोगों के साथ में डायलेक्टिक्स किया जाता है। इनमें से जैसे आपके पास में थ्रेसिमैकस हैं, ठीक है, या ग्लूकॉन हैं, ऐसे बहुत सारे थिंकर्स हैं जो बेसिकली कौन हैं, ये लोग सोफिस्ट ही हैं। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि रैडिकलिस्ट थ्योरी से एसोसिएटेड है ये पूरा आइडिया। ठीक है, यानी कि अगर आपको जस्टिस समझना है अच्छे से तो आपको उस समय पे जस्टिस को लेकर के लोग क्या सोचा करते थे पहले उसको समझना होगा, और उसके बाद प्लेटो ने जो अपना जस्टिस का आइडिया दिया उसको समझना होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसी को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो उस समय पे कौन कौन सी थ्योरीज जो हैं वो प्रिवेल कर रही थी। देखिए, प्लेटो ने डायलेक्टिक्स फॉलो किया। प्लेटो जानना चाहते थे, बहुत सिंपल सी बात, कि जस्टिस क्या है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन प्लेटो ने पूछा था।
ठीक है, अपने डायलेक्टिक्स में। तो सबसे पहले इनका डिबेट होता है सेफेलस के साथ में। अब आप बोलेंगे कि ये सेफेलस कौन है? देखिए, सेफेलस जो हैं ये उस समय के बहुत ही रिस्पेक्टेड आदमी थे और काफ़ी बूढ़े भी थे, ठीक है, ओल्ड भी थे। लेकिन ये जो हैं बेसिकली विजिट किया प्लेटो ने इनको और उस समय पे क्वेश्चन पूछा इनसे, ठीक है, कि व्हाट इज जस्टिस। तो सेफेलस ने कहा, दो बातें बोली इन्होंने जस्टिस के बारे में। पहला कि जस्टिस इज डूइंग वंस ड्यूटी टेलिंग द ट्रूथ, ठीक है। दूसरा, जस्टिस इज पेइंग बैक योर ड्यूज, यानी कि डेट, ठीक है। दिस इज द सेकेंड थिंग दैट ही सेड। तो अब देखिए, डूइंग वंस ड्यूटी, इसका मतलब ये है कि आपको कोई काम दिया गया है और आपको फॉर एग्जांपल कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं, ठीक है, कि आपको ये शाम के 5 बजे तक ऑफिस में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और आपको ये ख़त्म करके जाना है। तो क्योंकि आपको पे किया जा रहा है उसके लिए, राइट। तो अब आप अपने काम के साथ में जस्टिस तभी करेंगे जब आप अपना काम पूरा करके ही ऑफिस से जाएंगे। तो दैट मीन्स आपको जो ड्यूटी दी गई है, आपको जो जॉब दी गई है, वो आपने फुलफिल की है। तो आप अपनी नौकरी के साथ में जस्टिस कर रहे हैं, आप सही काम कर रहे हैं, आप गलत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। दूसरा चीज़, जस्टिस इज पेइंग वंस ड्यू। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपने मान लीजिए किसी से कुछ उधार लिया है, आपने कहा कि परसों जो है मुझसे 500 रुपये वापस ले लेना, आज मुझे ज़रूरत है, अपने दोस्त को दिया आपने। और उसके बाद जो है फॉर एग्जांपल आपने अपने दोस्त से मांगा था 500, ठीक है, उसने दे दिया आपको। अब आपको कायदे से क्या करना चाहिए? जस्टिस होना चाहिए कि आपने बोला है कि परसों जो है फॉर एग्जांपल 20 जनवरी है और 20 जनवरी को जो है 5 बजे के आसपास मैं आपको 500 लौटा दूंगा। तो उस समय पे जो भी आपने डिसाइड किया है वो लौटा दीजिए, ठीक है। तो यानी कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप यहाँ पर जस्टिस कर रहे हैं। ये किसका कहना है? सेफेलस का कहना है, ठीक है। अब ये दो आर्ग्यूमेंट्स थे। इसमें जो पहला आर्ग्यूमेंट था, इसको लेकर के प्लेटो ने कहा कि आपके मैं इस आर्ग्यूमेंट से सहमत हूँ कि हाँ, अगर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी दी जा रही है तो आपको पूरे अच्छे तरीके से फुलफिल करनी चाहिए, तभी आप अपनी जॉब के साथ में जस्टिस कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, मैं इस आर्ग्यूमेंट जो आपका सेकंड आर्ग्यूमेंट है, जस्टिस इज पेइंग बैक डेट, मैं इसके साथ में अग्री नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि प्लेटो कहते हैं कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये आर्ग्यूमेंट यूनिवर्सली अप्लाई नहीं किया जा सकता है। कैसे? प्लेटो ने सिंपल सा एक रिस्पॉन्स दिया। प्लेटो ने कहा कि मान लीजिए दो दोस्त हैं ए एंड बी, ठीक है। ऐसे मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, प्लेटो का तो एक सिंपल सा स्टेटमेंट था, वो मैं आपको बताऊंगी। बट मान लीजिए कि दो दोस्त हैं ए एंड बी। अब सपोज कीजिए कि ए जो है, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और ए को जाना है हंट पे, ठीक है, शिकार पे जाना है। लेकिन ए के पास में गन नहीं है, ठीक है, और बी के पास में अपनी गन है। तो वो बी के पास जाता है क्योंकि इसका बेस्ट फ्रेंड है। तो उसने कहा कि मुझे वीकेंड के लिए जो है गन आप दे दो, मैं आपको मंडे को आऊँगा, लौटा दूंगा। तो बी ने बोला कि ठीक है, मैं आपको दे देता हूँ। तो एक तरीके से बी ने क्या किया, ये गन उधार पे दे दी, किसको? ए को, ठीक है। अब मान लीजिए कि सैटरडे और संडे निकल जाता है, मंडे की मॉर्निंग आती है और ए जो है वो वापस आते हैं। लेकिन वापस आते ही ए को पता चलता है कि बी की एक्चुअली में बहुत ही सीरियस वाली लड़ाई हो गई है सी के साथ में, ठीक है। और इतनी सीरियस लड़ाई हो गई है कि बी ने जो है अपना होशो हवास खो दिया है, वो बहुत ज़्यादा एंग्री है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है और उसको अपनी गन वापस चाहिए। अब वो अपनी, ऐसे में जब आप गुस्से में हो और आपको पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, आपको आपकी गन वापस अगर दी जाए तो पॉसिबिलिटी तो यहाँ पर यही है ना कि बी जो है वो इस गन को यूज़ करेगा सी के अगेंस्ट में। तो इससे सी की जान तो जाएगी जाएगी, लेकिन बी जो कि ए का दोस्त है, इसको पनिशमेंट भी होगी। तो अपने दोस्त को पनिशमेंट से बचाने के लिए प्लेटो सिंपल से आर्गुमेंट देते हैं कि क्या इसको ये वापस करना चाहिए। तो इसीलिए एक लाइन में अगर कहा जाए तो प्लेटो ने ये कहा कि आप बताइए क्या ये सही होगा कि आपने किसी से बोरो किया था एक वेपन,
लेकिन आप उसको तब वापस कर रहे हैं जब वो एकदम मैड हो गया है, वो पागल हो गया है, तो आप उसको वेपन लौटाएंगे कि नहीं लौटाएंगे? अब क्योंकि इस सर्कमस्टांसेस में, इस सिचुएशन में ये स्टेटमेंट हम नहीं अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इस सिचुएशन में तो गलत होगा, है ना, यहाँ तो जस्टिस नहीं फील होगा, तो इसीलिए ये यूनिवर्सल आइडिया ऑफ जस्टिस नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब हम यूनिवर्सल आइडिया ऑफ जस्टिस की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि प्लेटो का सिंपल सा कहना था कि वो होता है जस्टिस का आइडिया जो यूनिवर्सल होता है, जो किसी भी कंडीशन, किसी भी सर्कमस्टांसेस में उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। अब इस केस में तो हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए ये कहते हैं कि मैं इसके साथ में जो है, इस आर्ग्यूमेंट के साथ में अग्री नहीं करता हूँ। सिंपल, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, तो यहाँ से हमें एक चीज समझ में आई कि प्लेटो कह रहे हैं कि जस्टिस इज डूइंग वंस ड्यूटी, ठीक है, एंड टेलिंग द ट्रूथ, फॉर एग्जाम्पल। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलीमार्कस। अब पॉलीमार्कस कौन है? पॉलीमार्कस बेसिकली सेफेलस के ही बेटे हैं, तो ही इज द सन ऑफ सेफेलस। ये भी काफी रिस्पेक्टेड थे एथेनियन सोसाइटी में। अब पॉलीमार्कस के पास जाते हैं प्लेटो और पूछते हैं कि आप बताइए व्हाट इज जस्टिस। तो ये कहते हैं, सबसे पहले तो वही चीज़ बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट जो इनके फादर ने कहा कि जस्टिस इज आपका गिविंग एवरी मैन हिज ड्यू, राइट। और ये वाला आर्ग्यूमेंट तो हमें पता ही है कि प्लेटो ने खारिज कर दिया था। तो पॉलीमार्कस इसीलिए पहली चीज़ तो यही कहते हैं, तो ये तो वैसे ही हमने कर दिया है खारिज। लेकिन उसके अलावा पॉलीमार्कस कहते हैं कि जस्टिस इज बेसिकली हार्मिंग योर एनिमीज एंड बीइंग गुड टू योर फ्रेंड्स। यानी कि आप अपने दोस्त जो हैं, जो आपका साथ देते हैं, उनका हमेशा अच्छा करो, और कोई अगर आपका दुश्मन है तो बी इविल टू योर एनिमीज। अब इस आर्ग्यूमेंट को लेकर के प्लेटो सिंपल सी बात कहते हैं कि भाई ये जो आपका आर्ग्यूमेंट है ये तो मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि प्लेटो का कहना है कि आप कैसे पता चला लगाओगे कि कौन आपका फ्रेंड है, कौन आपका दुश्मन है। हो सकता है जो आपका फ्रेंड बना हुआ है लेकिन वो दोस्त के भेस में आपका दुश्मन ही हो, ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा? ऐसे में हो सकता है किसी को आप अपना दुश्मन मान रहे हो लेकिन वो आपका अच्छा चाहता हो। तो अगर आप अपने फ्रेंड के लिए अच्छा करोगे जिसको आप फ्रेंड मानते हो, लेकिन हो सकता है वो आपको दुश्मन मानता हो, राइट, वो सिर्फ दोस्ती का नाटक कर रहा हो। तो ऐसे में आप उल्टा कर दोगे, आप अपने जो एनिमी है उसका फ़ायदा कर दोगे, और जो आपका अच्छा चाहता है उसको दुश्मन समझ के आप उसका नुकसान कर दोगे। यू विल हर्ट दैट पर्सन। इसीलिए इस आर्ग्यूमेंट में भी प्लेटो कहते हैं कि ये वाला आइडिया तो मैं नहीं मान सकता कि ये जस्टिस का आइडिया है। इनफैक्ट इसका सल्यूशन क्या देते हैं प्लेटो? प्लेटो कहते हैं इट इज़ बेटर टू बी गुड टू ऑल, टू बी गुड टू ऑल, यानी कि चाहे कोई आपका दोस्त हो, चाहे कोई आपका दुश्मन हो, आपको सभी के साथ अच्छा करना चाहिए, अच्छा से रहना चाहिए, ठीक है। तो दो चीज़ें हमें यहाँ पे समझ में आई अभी, कि पहला जस्टिस इज डूइंग वंस ड्यूटी, टेलिंग द ट्रूथ। दूसरा कि जस्टिस इज टू बी गुड एट टू ऑल, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब ये जाते हैं सोफिस्ट के पास में, जो कि हैं थ्रेसिमैकस। अब ये दोनों सोफिस्ट हैं, ठीक है। तो थ्रेसिमैकस जो हैं ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि यही थ्रेसिमैकस हैं जो रैडिकलिस्ट थ्योरी देते हैं। रैडिकलिस्ट थ्योरी मतलब थोड़ा रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, ठीक है। इनका ये कहना है कि जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गर। अगर आप पावरफुल हैं, आप पैसे वाले हैं, आप स्ट्रॉन्ग हैं, तो फिर हमेशा आपके साथ अच्छा होगा, कभी गलत नहीं होगा, तो आपको न्याय हमेशा फील होगा। यानी कि माइट इज़ राइट एग्जिस्ट करता है जिस दुनिया में हम रहते हैं। माइट इज़ राइट का मतलब होता है जो पावरफुल है, जो स्ट्रॉन्ग है, वो हमेशा सही होगा, उसी का सिक्का चलेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सिंपल सी बात है, ठीक है। वहीं प्लेटो इस चीज़ को लेकर के ना फिर आर्ग्यूमेंट देते हैं। प्लेटो कहते हैं कि देखिए,
जो लॉज बनाए जाते हैं वो सभी के बेनिफिट के लिए बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं है जो पावरफुल है सिर्फ उसी के फेवर में काम करेगा लॉज। और इसीलिए ये अपना आर्ग्यूमेंट देते हैं कि जस्टिस इज़ इन फेवर ऑफ ऑल। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिच पीपल को ही फ़ायदा यहाँ पर मिलेगा। तो क्योंकि थ्रैसिमैकिस एक सोफिस्ट हैं तो इसीलिए वो ऐसा मानते थे कि जस्टिस इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग पर्सन। लेकिन प्लेटो अपना आर्ग्यूमेंट देते हुए कहते हैं जस्टिस इज इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल, इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल। ठीक है, ये भी हमें समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम समझते हैं ग्लूकॉन को। अब ये भी सोफिस्ट हैं लेकिन इनका जो आइडिया था वो थोड़ा सा अलग है। ये प्रैग्मेटिक थ्योरी देते हैं। तो एक बार मैं इसको जो है यहाँ से क्लीन कर लेते हैं इसको। लेट्स जस्ट राइट इट हियर। तो इसको याद रखिएगा, दिस इज रेडिकलिस्ट थ्योरी एंड जो ग्लूकॉन देते हैं ये थोड़ा प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक थ्योरी देते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं, प्रैग्मेटिक भी बोल सकते हो या इसको हम कॉन्ट्रैक्चुअल थ्योरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे जा कर के ना ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल थ्योरी है ये तो हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हॉब्स का टॉपिक आएगा, जब जॉन लॉक का टॉपिक आएगा। बड़ा ही अच्छा कॉन्ट्रैक्चुअल थ्योरी का कॉन्सेप्ट है ये। तो ग्लूकॉन कहते हैं कि बेसिकली जस्टिस जो है वो एक आर्टिफिशियल थिंग है। आर्टिफिशियल यानी कि इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ सोशल कन्वेंशन। कहने का मतलब ये है कि ज़रूरत जब पड़ती है ना, इट इज़ द नेसेसिटी ऑफ द वीक। बेसिकली जो कमज़ोर आदमी होता है वो अकेला अपना तो प्रोटेक्शन नहीं कर सकता है, तो इसीलिए सभी लोग सोसाइटी के जो कमज़ोर होते हैं वो एक साथ आ जाते हैं और वो एक साथ आकर के एक सोशल कन्वेंशन बनाते हैं। ठीक है, एक सोसाइटी बनाते हैं मतलब, और उसके थ्रू वो क्या करते हैं कि अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जहाँ थ्रैसिमैकस कह रहे थे कि जस्टिस हमेशा रिच लोगों के लिए काम करता है, ग्लूकॉन कहते हैं उल्टा कि जस्टिस जो है वो वीक लोगों के लिए काम करता है। यानी कि अगर सारे वीक लोग एक साथ आ जाएं, एक सोसाइटी बना ले, एक सोशल कन्वेंशन बना लेते हैं तो हमेशा उनके फेवर में ही काम बनेगा। उसका कारण यही है कि अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो जब सोसाइटी नहीं थी तो कोई जस्टिस का कॉन्सेप्ट भी नहीं था, और ऐसे सिचुएशन में जो लोग, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट चलता था, तो जो लोग कमज़ोर होते थे उनको क्या होता था कि उनको कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं होता था। तो इसीलिए सभी कमज़ोर लोगों ने ने अपने हैंड्स जॉइन कर लिए, मतलब सब साथ में आ गए एंड दे ट्राई टू क्रिएट द स्टेट। और फिर स्टेट बना, और स्टेट बनाया ही गया है वीक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसीलिए इनका ये कहना है कि जस्टिस इज़ द नेसेसिटी ऑफ द वीक। समझ में आई ये चीज़? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इसीलिए ये कहते हैं कि जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है वो ह्यूमन माइंड में जो है रूटेड है बेसिकली। मतलब कि ये एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, बिना न्याय के आप जो है कन्वेंशन जो है वो रनिंग भी नहीं हो सकता है। ठीक है, इट इज़ इनसाइड यू, बाहर नहीं होगा। आपको जब तक अंदर से जस्टिस फील नहीं होगा ना कि हाँ हमारे साथ सही हो रहा है, हमारे साथ गलत नहीं हो रहा है, दैट स्टेट इज़ प्रोटेक्टिंग अस, तो फिर वो सोसाइटी जो है प्रॉस्परस रहती है। उस सोसाइटी में आपको कोई ज़्यादा गड़बड़ नहीं दिखेगी, एवरीवन इज़ हैप्पी। लेकिन इस आर्ग्यूमेंट में भी प्लेटो ने जो है यही बात कही कि देखिए जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है वो मैटर नहीं करता है कि आप अमीर हैं या गरीब हैं। ठीक है, वो सभी के लिए होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि प्लेटो का जो आर्ग्यूमेंट था वो इतना स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट यहाँ पर इन्होंने नहीं दिया, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने सेम ही बात बोली कि जस्टिस इज इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल। तो हमें इस डायलेक्टिक्स के थ्रू क्या समझने को मिला? ये पूरा डायलेक्टिक्स हमने इसीलिए पढ़ा क्योंकि इसी डायलेक्टिक्स के थ्रू हमें पता चला कि जब प्लेटो अपनी खुद की थ्योरी ऑफ जस्टिस देंगे, अपनी खुद का जब आइडिया प्रपोज करेंगे कि जस्टिस क्या होता है, उस थ्योरी में ये तीनों बातें जो हैं आपको देखने को मिलेंगी। पहला कि जस्टिस इज डूइंग वंस ड्यूटी एंड टेलिंग द ट्रूथ। दूसरा, जस्टिस इज टू बी
गुड टू ऑल, एंड तीसरा जस्टिस इज इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल। चाहे वीक हो, चाहे कोई स्ट्रांग हो, इट डज नॉट मैटर, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आपको समझ में आ चुकी है तो आगे अब हम चलते हैं एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लेटोज कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, कि प्लेटो क्या कहते हैं, प्लेटो का खुद का कॉन्सेप्ट क्या है जस्टिस को लेकर के। ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट नाउ। देखिए, प्लेटो का जो आर्ग्यूमेंट था ना, ये सभी चीज़ों से आपको समझ में आएगा कि एक तरीके से जस्टिस के थ्रू ही हम सोसाइटी में वर्च्यू यानी कि एक्सेलेंस ला सकते हैं। यानी कि मेन ऑब्जेक्टिव जस्टिस का यही है कि किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है, तभी तो एक एक्सेलेंट सोसाइटी बनेगी। सभी का वेलफेयर करना है, सभी का फ़ायदा करना है। सो यू हैव टू बी जस्ट, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको जो है न्याय जो है लाने की ज़रूरत है। और इसीलिए प्लेटो मानते थे कि अगर एक सोसाइटी में जस्टिस हम इस्टेब्लिश करेंगे तो ऐसी सोसाइटी में पीस आएगा, ठीक है, शांति बनी रहेगी, हार्मनी होगी, सभी सुखी रहेंगे एक तरीके से, और ऐसी सोसाइटी जो है एक्सेलेंट होगी, वहाँ के सभी लोग जो हैं खुश रहेंगे एक तरीके से। तो बेसिकली प्लेटो ने इतना सारा डिबेट करने के बाद जो भी जस्टिस के उस समय पे थ्योरीज एग्जिस्ट कर रही थी, जस्टिस को लेकर के जो भी आइडिया सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे थे, उनको डिस्कार्ड करते हुए अपना आइडिया प्रपोज किया। अपना आइडिया प्रपोज करते हुए कहा इन्होंने कि जस्टिस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सोसाइटी के लिए भी काम करेगा और इंडिविजुअल लेवल पे भी काम करेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि सोसाइटी या स्टेट को आपने पावर दे दी, वहाँ पर जस्टिस है तो वो एक इंडिविजुअल के लिए जस्टिस फील नहीं होगा। नहीं, जस्टिस रिजाइड्स बोथ इन द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। ठीक है, तो प्लेटो इसीलिए ये कहते हैं कि हम स्टेट के थ्रू जस्टिस एस्टैब्लिश कर सकते हैं, समाज में जो समाज के लोग रहते हैं उनको उससे न्याय फील होगा। एक सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं बताती हूँ, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, आज के समय पे अगर हम यूएसए की बात करें तो आपको पता है कि यूएसए की इकोनॉमी इस समय पे टॉप मोस्ट है। ठीक है, 23 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास आपको देखने को मिलेगी, शायद बढ़ भी गई हो, वॉट एवर इज़ द रियल नंबर आपको पता है। ठीक है, तो यूएसए की ये जो इकोनॉमी है, यहाँ पर आप आज के समय पे देखोगे कि यूएसए को लैंड ऑफ ड्रीम्स कहा जाता है। ठीक है, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर आपके सपने सच हो सकते हैं। और उसका कारण ये भी है कि बहुत सारे लोग यूएस इसीलिए भी जाना चाहते हैं, डेवलप्ड सोसाइटी है और वहाँ पर इंडिविजुअल्स को फ्रीडम बहुत है। ठीक है, फ्रीडम इतना है आपको, इसीलिए आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर राइट्स, लिबर्टीज़, इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, राइट। और इसीलिए यूएस में ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होता है और यही कारण है कि टेक में भी यूएस आज के समय पे बहुत आगे है। तो एज अ स्टेट यूएस क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से यूएसए के जो नागरिक हैं, जो सिटीजन्स हैं, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जहाँ क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब देखिए कोई भी सोसाइटी हो वहाँ पर कुछ लेवल ऑफ क्राइम तो होता है, लेकिन एटलीस्ट अगर आप नंबर ऑफ रेप्स देखेंगे, नंबर ऑफ मर्डर्स देखेंगे, तो वो आपको देखने को मिलेगा कि ऐसी सोसाइटीज़ जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, या ऐसी सोसाइटीज़ जहाँ पर स्टेट जो है अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता है, जहाँ पर आपको दिखेगा कि प्रॉपरली लॉ एंड ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है पूरे तरीके से, तो ऐसी सोसाइटीज़ में फ्रीडम उतना फील नहीं होगा। और इसीलिए ऐसी सोसाइटीज़ में एक इंसान जो है अपना फुल पोटेंशियल अचीव नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कनाडा की बात करते हैं। ठीक है, तो कनाडा में इस समय पे एक डेवलप्ड सोसाइटी है, राइट। तो कनाडा में जो एजुकेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो पेरेंट्स
अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, जिस भी एरिया में स्कूल, आप जिस भी एरिया में रहते हो उस एरिया का एक स्कूल होता है, वहाँ आप भेज देते हो, ठीक है। आपको कोई फीस नहीं देनी है उसके लिए, और उनको अच्छी एजुकेशन वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। अब इसके चलते आप देखेंगे कि वहाँ के जो कल्चर है या वहाँ के जो सिटीजन्स हैं या जो बच्चे हैं वो कितना ज़्यादा अच्छे डिसीजंस लेते हैं अपनी लाइफ में, या कितना सिविलाइज तरीके से रहते हैं, ठीक है। वहीं आप देखेंगे कि ऐसी कंट्री जहाँ पर अभी भी इलिटरेसी लेवल बहुत ज़्यादा है, वहाँ का क्राइम रेट आपको बहुत आगे दिखेगा, बहुत ज़्यादा दिखेगा। अब इंडिया का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर हम एजुकेशन लेवल की ही बात करें तो आज भी हिंदी मीडियम के या गांव में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जो 10वीं में होंगे, उनको अभी भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो 10वीं कक्षा में आपको आने चाहिए वो उनको पता भी नहीं होगा। इनफैक्ट उनको बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको रीड करना नहीं आता है, जिनको मैथमेटिक्स का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन वो 10th तक पहुंच गए हैं, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में अगर कोई एजुकेशन सिस्टम इतना ख़राब है या वहाँ की सोसाइटी या स्टेट जो है वो अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभा रहा है, तो उसका सीधा सीधा असर पड़ता है एक इंडिविजुअल के पोटेंशियल पे। क्योंकि फिर आप अपने करियर में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाओगे, आप कुछ ज़्यादा अच्छा अचीव नहीं कर पाओगे, तो आपकी फैमिली भी सफ़र करेगी। आपके जो बच्चे होंगे आगे, हो सकता है उनको आप उतनी अच्छी परवरिश या उतना अच्छा एजुकेशन ना प्रोवाइड कर पाएँ, क्योंकि आपका रोटी कपड़ा और मकान में ही पैसा चला जाएगा, राइट। तो एक तरीके से यही चीज़ जो है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो जब भी हम जस्टिस की बात करते हैं, प्लेटो कहते हैं कि सोसाइटी और इंडिविजुअल का जो जस्टिस होता है या स्टेट और इंडिविजुअल का जो जस्टिस होता है वो बेसिकली कनेक्टेड होता है। स्टेट के थ्रू हम एक इंडिविजुअल का फ़ायदा कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो चाइना का एग्जाम्पल लेते हैं हम, ठीक है। देखिए 1970s से अगर हम कंपेयर करें कि 70s का इंडिया वर्सेस 70s का चाइना, तो हमारे यहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम इंडिया में फॉलो किया जाता है वो है टॉप डाउन सिस्टम, ठीक है। आपका टॉप डाउन सिस्टम का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कि भारत में 70s 60s के आसपास ना IITs IIMs जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, इन पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा गया, ठीक है। और इसीलिए इनका फ़ायदा भी हुआ कि इतने प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस हमें देखने को मिले। लेकिन आप देखेंगे बावजूद उसके हमारे देश में जो लिटरेसी का लेवल है वो अभी भी पीछे है कंपेयर टू चाइना। दूसरी चीज़ कि जो लोग पढ़ के निकल भी रहे हैं, हमारे यहाँ जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है प्राइमरी लेवल पे ही वो बहुत पुअर है, और इसीलिए जो पॉपुलेशन हमारी आ रही है वो स्किल्ड पॉपुलेशन नहीं है। वहीं चाइना में अगर आप देखें तो चाइना की सरकार ने 70s में 78 के आसपास जो है अपनी पॉलिसी चेंज की और इन्होंने अपनाया बॉटम अप अप्रोच, यानी कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इन्वेस्ट करने के बजाय इन्होंने जो प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर बेसिक एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड की जाती है उस पे ज़्यादा फोकस किया इन्होंने। और प्राइमरी एजुकेशन की वजह से यहाँ पर वोकेशनल एजुकेशन इसी लेवल पे जो है वो इंट्रोड्यूस कर दी गई। अब आपको ये तो पता है कि वोकेशनल एजुकेशन का फ़ायदा क्या होता है कि आप साथ साथ पढ़ते हुए प्रैक्टिकली जिस भी फील्ड में आपको जाना है वहाँ का आपको स्किल आ जाता है। और इसीलिए चाइना की जो लेबर या चाइना के जो सिटीजन्स पढ़ करके जब निकले तो वो इतने स्किल्ड थे कि उनको मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज में जो है वो जॉब मिल सकती थी। और इस वजह से चाइना की जो ग्रोथ स्टोरी आपको देखने को मिली है कि चाइना आज के समय पे 18 to 19 ट्रिलियन डॉलर्स इकोनॉमी है, जबकि भारत की पॉपुलेशन चाइना से ऊपर ही है अभी आज के समय पे। लेकिन बावजूद उसके इंडिया जो है वो आसपास भी नहीं है चाइना के इकोनॉमिकली, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि नहीं इंडिया में डेमोक्रेसी है, ये सभी चीज़ें हैं, बहुत आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, वो बातें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा स्टेट जो इंडिविजुअल्स में इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे चाइना इस केस में इन्वेस्ट कर रहा है अपनी सिटीजन्स में, और एजुकेशन में उसने इन्वेस्ट किया कि स्किल्ड पॉपुलेशन उसको मिली, और इसीलिए पूरी सोसाइटी चाइना की बहुत
तेज़ी से डेवलप हुई। इसीलिए आप देखेंगे कि शंघाई हो गया, हांगकांग हो गया, मकाऊ है, चाइना के इतने बड़े बड़े शहर हैं जो आपको किसी भी न्यूयॉर्क और बाकी सभी लंदन जैसी जो स्ट्रीट्स हैं, ये जो सिटीज़ हैं, इनसे बहुत ज़्यादा डेवलप, बहुत ज़्यादा हाई फाई आपको देखने को मिलेंगे आज के समय पे, जो चीज़ हमें एक्नॉलेज करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और ऐसे ही आगे भी थिंकर्स इसीलिए कहते हैं कि अगर एक समाज अच्छा कर रहा है, स्टेट अच्छा कर रहा है, तभी एक इंडिविजुअल भी अपना फुल पोटेंशियल रियलाइज़ कर पाएगा। आपको एजुकेशन मिलेगी तभी तो आप डॉक्टर बन पाओगे, डॉक्टर बनोगे तो फिर आप आगे भी चढ़ सकते हो, आगे भी बढ़ सकते हो। आप आगे बढ़ोगे तो आपके साथ के जो लोग हैं वो भी आगे बढ़ेंगे, राइट। तो ये चीज़ है जो आपको समझने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो जस्टिस एक सोसाइटी में हम तभी ला सकते हैं जब हर एक ग्रुप, आपको पता है, याद है 3 एलिमेंट्स, मिथ ऑफ मेटल्स हमने डिस्कस किया था थ्योरी ऑफ सोल में। तो वही चीज़ यहाँ पर उस कॉन्सेप्ट को प्लेटो ने अप्लाई किया। प्लेटो ने कहा कि एक सोसाइटी में 3 क्वालिटी के लोग थे, ठीक है। सबसे टॉप पे वो थे जिनके पास रीज़न था, ये लोग तो रूलिंग क्लास का पार्ट बनेंगे, ठीक है, क्योंकि ये लोग करप्ट नहीं होंगे, इन लोगों को नॉलेज है, ऑनेस्ट रहेंगे, इंटेग्रिटी फॉलो करेंगे, मोरालिटी फॉलो करेंगे। फिर ऐसे लोग जो करेजियस हैं, ऐसे लोगों को सोल्जर क्लास का पार्ट बनना चाहिए, क्योंकि इससे आपका जो स्टेट की प्रोटेक्शन है वो बहुत अच्छी होगी। और ऐसे लोग जो अपनी एपेटाइट पे काबू नहीं पा पाते हैं, ऐसे लोगों को प्रोड्यूसर क्लास का पार्ट होना चाहिए, राइट। ये चीज़ हमने समझी थी कि रीज़न होता है, स्पिरिट होता है और एपेटाइट होती है। तो ऐसे लोग फार्मर्स बने, वो यहाँ ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे तो फ़ायदा होगा। साथ ही साथ प्लेटो ने कहा कि जब ये लोग अपना काम कर रहे हैं तो ये एक दूसरे के काम में बिल्कुल भी अड़चन क्रिएट नहीं करेंगे। अब देखिए, आज के समय पे करप्शन होता कैसे है? करप्शन होता है कि आपको जो काम दिया जा रहा है, जो आपकी ड्यूटी है, फॉर एग्जांपल आप एक आईएएस ऑफिसर हो, आपको अपना काम करना है, ना कि ना अपनी कुर्सी का फ़ायदा उठा करके अपने रिश्तेदारों के बिजनेस टेंडर्स आपको पास करने हैं, राइट। तो आपको ये चीज़ यहाँ पर अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि कोई भी किसी और के काम में बिल्कुल भी अड़चन ना क्रिएट करे, तभी हम जस्टिस जो है अचीव कर सकते हैं। और इस टर्म को प्लेटो ने कहा फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जस्टिस का जब टॉपिक आता है तो आपको ये 2-3 चीज़ें जो हैं, ये जो कीवर्ड्स मैंने हाईलाइट किए ना, ये कीवर्ड्स आपको याद रखने होंगे, क्योंकि इन्हीं कीवर्ड्स के थ्रू आप अपना पूरा जो बॉडी है आंसर की वो बना सकते हो। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है कि आपको जो फंक्शन सौंपा गया है, जो काम सौंपा गया है करने के लिए, आप सिर्फ वही करें। अगर आप एक रूलिंग क्लास का पार्ट हैं, आप एक आईएएस ऑफिसर हैं, तो आपका काम है लोगों को सर्व करने का, ना कि ना अपने रिश्तेदारों को सर्व करने का, राइट। तो अगर आपका कोई फॉर एग्जांपल बिजनेसमैन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका कोई फ्रेंड है या आपका कोई फैमिली मेम्बर है, और वो आपके पास में आता है, आपको पैसे देने की कोशिश करता है और बोलता है कि आप मेरा ये वाला काम करा दीजिए, टेंडर पास करा दीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर वो आपके काम में या आप इस तरीके से एक दूसरे के साथ में कुछ इंटरैक्ट कर रहे हो, तो फिर यहाँ पर करप्शन क्रिएट होती है, क्योंकि अब आप अपनी पोजीशन को उस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हो जिस चीज़ के लिए उसको यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट कि हर एक ग्रुप जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, दूसरे के काम में बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं होगा, नो इंटरफेरेंस। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है नो इंटरफेरेंस। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है, इसको भी याद रखना है आपको, ठीक है। जब ऐसा होगा, जब हर कोई अपना ही काम कर रहा है और एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं कर रहा है, तभी जो है जस्टिस एस्टैब्लिश किया जा सकता है। और तब अगर जस्टिस एस्टैब्लिश होगा तो एक ऐसी सोसाइटी बनेगी जहाँ पर हार्मनी होगी, जहाँ पर हर कोई जो है एक अपना अच्छा रोल निभा रहा होगा, कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं कर रहा होगा, तो पूरी सोसाइटी ग्रो करेगी, स्टेट भी जो है सबसे महान बनेगा, ऐसी सोसाइटी में रहने वाले लोग भी अपना फुल पोटेंशियल रियलाइज कर पाएंगे।
समझ में आई ये चीज़ आपको? तो प्लेटो का क्या कॉन्सेप्ट था? बेसिकली प्लेटो क्या चाहते थे? प्लेटो का कॉन्सेप्ट था इस चीज़ पे बेस्ड, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, कि आपको स्पेसिफिक फंक्शंस अलॉट किए गए हैं आपकी कैपेसिटी के बेसिस पे, आपके मेरिट के बेसिस पे। कैपेसिटी और मेरिट कहाँ से आती है? बेसिकली आपकी सोल की क्वालिटी से आती है, ठीक है, कि आपकी सोल की क्वालिटी क्या है। अब आपकी सोल की क्वालिटी कैसे पता चलेगी? वो पता चलेगी एजुकेशन के थ्रू। वो एजुकेशन के थ्रू कैसे पता चलेगी, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में। अभी के लिए बस इतना याद रखिए आप, ठीक है। तो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन याद रखिए कि यहाँ पर 3 मेन प्रिंसिपल्स हैं प्लेटो के जस्टिस के। पहला, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होना चाहिए जहाँ पर कोई भी इंटरफेयर ना करे, ये हमारा है दूसरा प्रिंसिपल। आपस में एक दूसरे की ड्यूटी या फंक्शन जब परफॉर्म कर रहे हैं वो इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, और तभी जो है हार्मनी आएगी। जब एक बैलेंस होगा विजडम, करेज एंड टेम्परेंस का सोसाइटी में, तभी जो है एक स्टेट भी महान बन पाएगा और इंडिविजुअल्स भी अपना फुल पोटेंशियल जो है वो रियलाइज कर पाएंगे, और तभी एक वर्चुअस सोसाइटी बन पाएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। तो एक्चुअली में ये जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, इसमें सभी सिटीजन्स के लिए एक सेंस ऑफ ड्यूटी लाना चाहते हैं प्लेटो। ये चीज़ आपको समझनी होगी, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल्स हैं प्लेटो के जस्टिस के। ऐसा इन्होंने क्यों किया? क्योंकि देखिए प्लेटो एक यूनिवर्सल आइडिया ऑफ जस्टिस लाना चाहते थे। यूनिवर्सल मतलब जो गॉड्स आइडिया ऑफ जस्टिस हो, जो परफेक्ट आइडिया ऑफ जस्टिस हो। और इसीलिए ये मानते थे कि परफेक्शन के लिए हमें रीज़न लगाना होगा। तो जिस भी सोल के पास में रीज़न होगा, उसी सोल को हम रूलिंग क्लास का पार्ट बनाएंगे। रूलिंग क्लास का पार्ट बनाएंगे क्योंकि ऐसी ही सोल जो है वो गॉड के बेसिकली पार्ट है। वो गॉड के किंगडम ऑफ गॉड में गई थी, उसको वहाँ का सब कुछ पता है, और इसीलिए दैट इज़ द सोर्स ऑफ दिस डिवाइन जस्टिस। तो हम गॉड का जो परफेक्ट लेवल ऑफ जस्टिस है वो तभी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अगर एक जस्ट मैन आए, एक ऐसा इंसान जो जस्ट हो, यानी कि न्यायप्रिय हो, जो करप्शन ना करे, जो दूसरे के काम में इंटरफेयर ना करे, जो एपिटाइट से गाइडेड ना हो। तो ऐसा मैन जो पीस और हार्मनी में दूसरों के साथ में रहे, अपने को लेकर के भी ही इज पीसफुल, वही सोल जो है जस्ट सोल होती है। ऐसा इंसान जिसमें रीजन डोमिनेट कर रहा हो, करेज एंड एपिटाइट डोमिनेट ना कर रही हो, वही इंसान जो है फंक्शनल स्पेशलाइजेशन के थ्रू, नॉन इंटरफेरेंस के थ्रू बेसिकली एक जस्ट सोसाइटी या एक आइडियल स्टेट बना सकता है। तो समझ में आया ये चीज़ें कैसे कनेक्टेड हैं। और दूसरी चीज़ आती है इनकी, स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। ये कहते हैं स्टेटमेंट में, स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। इस पे क्वेश्चन भी पूछा गया है काफ़ी बार। स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज का मतलब क्या है? इसका फुल फॉर्म है स्टेट इज द मैग्निफाइड वर्जन ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी एक छोटे लेवल पे जो इंडिविजुअल है उसी को अगर आप मैग्नीफाई कर दो, यानी कि अगर हर एक इंसान अपना फंक्शन जो उसको ड्यूटी दी जा रही है उस ड्यूटी को अच्छे से निभा रहा है, दूसरे के काम में इंटरफेरेंस नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे अगर कोई रूलिंग क्लास का पॉलिटिशियन है मान लीजिए, तो पॉलिटिशियन लॉ मेकिंग का काम कर रहा है, वो दूसरों के बिजनेसमैन के साथ में मिलकर नेक्सस बना करके पैसा नहीं खा रहा है, राइट। तो ऐसा ही इंसान, या ऐसे में मान लीजिए एक बिजनेसमैन है, ठीक है, बिजनेसमैन है अगर कोई, तो वो अपना बिजनेस का काम कर रहा है, ठीक है, उसकी एपिटाइट बहुत ज़्यादा है, वो कितना भी चाहे अपने बिजनेस को ग्रो कर ले, ठीक है, लेकिन वो किसी को घूस नहीं खिलाएगा, ठीक है, वो इंटरफेयर नहीं कर रहा है एक IAS ऑफिसर के काम में या किसी पॉलिटिशियन के काम में। सोल्जर है, वो अपना ड्यूटी निभा रहा है। अगर ऐसा रहेगा, हर एक इंडिविजुअल अपनी अपनी ड्यूटी निभाएगा और दूसरे के काम में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगा, तो मैग्नीफाइड स्केल पे उसको देखें तो एक ऐसा स्टेट आपको नजर आएगा, तभी तो स्टेट परफेक्ट होगा। तो यानी कि अगर हर एक इंडिविजुअल परफेक्ट है, कोई गलत काम नहीं कर रहा है, तभी एक स्टेट परफेक्ट बन सकता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। एग्जाम्पल है कि आप
फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं यूएस, ठीक है, यूएस के जो लोग हैं उनको कैसे देखा जाता है, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे, क्योंकि यूएस में लोग फ्रीडम है उनके पास में, ठीक है, वो लोग अपना इतने स्टार्टअप्स वहाँ पर हर साल जो है आपको दिखेगा कि आते हैं और बड़े बड़े ब्रांड्स बनते हैं, इनफैक्ट बड़ी बड़ी एमएनसीज बन जाती हैं, तभी तो यूएस की इकोनॉमी इतनी आगे चल रही है। तो इंडिविजुअल लेवल पे क्योंकि परफेक्शन देखने को मिल रहा है, ग्रोथ हो रही है, तभी तो स्टेट लेवल पे भी परफेक्शन देखने को मिलेगा आपको, एज सिंपल एज दैट। तो जिस सोसाइटी के लोग ही करप्ट होंगे मान लीजिए, तो वो सोसाइटी भी तो करप्ट होगी, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इसीलिए प्लेटो जो है वो कहते थे कि स्टेट इज अ लार्जर वर्जन ऑफ द इंडिविजुअल, जैसे लोग होंगे वैसा ही देश होगा, ठीक है। और इसीलिए ये कहते हैं कि हमें जस्टिस का वो वाले प्रिंसिपल्स जो हर एक इंडिविजुअल को फॉलो करने चाहिए, वही सेम प्रिंसिपल हमें स्टेट के ऊपर लगाना है, क्योंकि स्टेट या सोसाइटी और इंडिविजुअल जो है वो कनेक्टेड है। समझ में आई ये चीज आपको? जो प्रिंसिपल्स एक इंडिविजुअल के लिए होगा कि आपको अपनी जिंदगी कैसे अच्छे से जीनी चाहिए, करप्शन ना करो, ये मत करो, तभी तो स्टेट जो है वैसा परफेक्ट बन पाएगा। यूएसए के लोग इतने इनोवेशन पे और इतना फ्रीडम है उनको, तभी तो इनोवेशन कर पाते हैं, इसीलिए यूएस टेक्नोलॉजी में इन सब चीज़ों में सबसे आगे है। तो ऐसा स्टेट जहाँ इंडिविजुअल में इन्वेस्ट होगा, वो ऑटोमेटिकली स्टेट जो है वो ग्रो ही करेगा। और इसीलिए तीनों क्लासेस हर एक इंडिविजुअल लेवल पे, रूलिंग क्लास, सोल्जर क्लास, प्रोड्यूसर क्लास, अपना काम करेगी स्पेशलाइजेशन के साथ में, फंक्शनल इंटरफेरेंस नहीं होगा, तो अल्टीमेटली पीस, हार्मनी, एक्सेलेंस आएगा। अब ये बार बार वही चीज़ रिपीट हो रही है, बट आई थिंक नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टेट इज इंडिविजुअल रेट लार्ज। बाकी इसको आप नोट से फॉलो करेंगे तो आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब इम्प्लीकेशंस क्या है, प्लेटो का जो कॉन्सेप्ट है जस्टिस का, उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं? देखिए, सबसे पहले तो प्लेटो एक ऑर्गेनिक स्टेट या ऑर्गेनिक सोसाइटी में मानते थे, ठीक है, जहाँ पर हर एक क्लास जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और आज भी ऐसा ही है। और इसीलिए आप देखेंगे कि प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है, इसमें आपको एथिक्स और पॉलिटिक्स दोनों की कंटिन्यूटी देखने को मिलेगी। यानी कि ये कहते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे एथिक्स फॉलो होगा, हर कोई सही काम करेगा, तभी तो पॉलिटिकल लेवल पे जो है एक परफेक्ट स्टेट, हम जस्ट स्टेट क्रिएट कर पाएंगे। तो इसीलिए आप ये चीज़ समझे यहाँ पर कि प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है आइडियलिस्टिक है, ये परफेक्शन चेस कर रहे हैं कि परफेक्ट स्टेट, परफेक्ट सोसाइटी, परफेक्ट फार्मूला ऑफ जस्टिस, लेकिन आइडियलिस्टिक होने के बावजूद प्लेटो की ये जो थ्योरी है ये काफ़ी प्रैक्टिकल चैलेंजेस फेस करती है जब इसको इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाती है। क्यों? क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन अगर आप की बात करेंगे तो आप ऐसे कैसे मान सकते हैं कि जो आईएएस ऑफिसर्स हैं या जो रूलिंग क्लास हैं उनका बिल्कुल भी इंटरेक्शन नहीं होगा दूसरी क्लास के साथ में, चाहे वो फार्मर्स हों या वो प्रोड्यूसर्स या बिजनेसमैन, कोई भी हो सकता है, राइट? उनके बीच में तो इंटरेक्शन होगा ही। अब हम कितनी बार देखते हैं यूपी में, जैसे कि फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया था, तो प्रोटेस्ट के बाद जो है सरकार पे कितना प्रेशर डाला गया था कि भाई हमारे काफ़ी लोन्स वगैरह हैं, तो फिर सरकार ने जो है फार्म लोन्स इनके माफ़ कर दिए थे, ठीक है। ये कैसे आप पॉसिबल है कि आप बिल्कुल भी इंटरेक्शन ना करें दोनों क्लासेस के बीच में, कि वो बस अपना काम करते रहें? ऐसा तो प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए प्लेटो की जस्टिस में एक तो ये कमी है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इस थ्योरी में आप देखेंगे कि रिजिड क्लास सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। जैसा आपको भारत में जो वर्ण सिस्टम फॉलो होता है ना, 4 आपके वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र एंड वैश्य, तो बेसिकली वैसी रिजिडिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। यानी कि एक बार डिसाइड हो जाएगा कि आप फार्मर हो तो आप कभी रूलिंग क्लास का पार्ट नहीं बन सकते। कभी कभी क्या होता है कि इन द लेटर पार्ट ऑफ लाइफ आपको विजडम आता है, आपको तब ज्ञान आता है कि अच्छा, जैसा हम पहले सोचते थे वैसा तो नहीं है। तो क्या उस समय पे ये बोलेंगे कि आपका रीज़न अब डोमिनेट नहीं कर रहा है, या पहले नहीं किया था तो कभी रीज़न नहीं आएगा?
आगे जाके इंसान को अकल आ जाती है, लॉजिक से सोचने लगता है इंसान, राइट। तो ये भी एक प्रॉब्लम है प्लेटो की थ्योरी के साथ में। दूसरा, प्लेटो की ये जो थ्योरी है इसको क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये तो बड़ी मोनोटोनस सी लाइफ हो गई। आज का मैन अगर आप देखें तो मैन तो भाई मल्टी डायमेंशनल है। कैसे? आप आज यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हो सकता है आप डांस में बहुत अच्छे हों, या हो सकता है आप गाना बहुत अच्छा गाते हो, या हो सकता है आप क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हो, हु नोज, आप स्पोर्ट्स में भी काम कर सकते हैं, है ना। अच्छा, तो मैन जो है उसकी पर्सनालिटी मल्टी डायमेंशनल होती है, क्योंकि देखिए जो यूनिवर्स का हम पार्ट हैं वो वन डायमेंशनल तो है नहीं यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है। और क्योंकि ब्रह्मांड मल्टी डायमेंशनल 3D 4D काफ़ी मतलब होता है, अब तो बोलते हैं, लेकिन अगर 3D भी मान ले तो भी मल्टी डायमेंशनल तो है ना यूनिवर्स। और मैन जो है वो यूनिवर्स का ही पार्ट है, तो मैन भी इसीलिए मल्टी डायमेंशनल हुआ। तो मैन जो है दिन रात बस 9 से 5 की एक नौकरी ही करता रहेगा, वही सेम बार बार, तो ये तो उसके ऑलराउंड डेवलपमेंट को स्टॉप नहीं कर देगा। इसीलिए प्लेटो की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये तो बहुत ही मोनोटोनस लाइफ है, वन मैन वन जॉब, कि अगर आपके अंदर रीजन डोमिनेट करता है तो आप सिर्फ रूलिंग क्लास का ही पार्ट बन सकते हो। ये तो बहुत ही गलत चीज़ है, क्योंकि इससे तो आपकी ज़िंदगी पूरी मोनोटोनस हो जाएगी, आपकी ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। दूसरी चीज़, इसको एक आर्ग्यूमेंट दिया जाता है प्लेटो की थ्योरी का, थ्योरी ऑफ जस्टिस का, कि आप जो है पावर को एक ही क्लास में कंसंट्रेट कर दे रहे हो। आप बोल रहे हो कि सारी की सारी पावर रूलिंग क्लास के पास में होगी, तो आपने क्या किया, एक क्लास को सारी पावर तो दे दी पॉलिटिक्स की, लेकिन ये क्लास आगे जा कर के अब्यूज़ भी तो कर सकती है अपनी पावर को। हो सकता है कि आज जो रूलिंग क्लास का पार्ट है वो बड़ा लॉजिकल आदमी है, लेकिन कल को उसके हाथ में जब इतनी पावर आए तो उसके पावर जो है सर पे चढ़ जाए, तो आपने कोई प्रॉपर सेफगार्ड तो लगाई नहीं, आपने कोई लिमिटेशन तो लगाई नहीं कि ये रूलिंग क्लास वाला बंदा अगर ऐसे बिहेव करेगा तो इसको इसके पोजीशन से हटा दिया जाए, राइट। ऐसा तो कुछ नहीं लगाया गया, तो इसीलिए भी इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया जाता है। इसके अलावा प्लेटो की थ्योरी को इसलिए भी क्रिटिसाइज किया जाता है बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ लीगल फ्रेमवर्क। प्लेटो ने इतनी सारी बात की है, मोरालिटी की बात की है, ठीक है, जस्टिस में, लेकिन लीगैलिटी की बात तो की ही नहीं। उन्होंने इस तरीके का कोई फार्मूला या एक ऐसा आइडिया तो दिया ही नहीं जिसके थ्रू हम इंटर क्लास कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए कि रूलिंग क्लास और प्रोड्यूसर क्लास के बीच में कल को कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट को कैसे दूर किया जाएगा, किसके फेवर में डिसीजन जाएगा, ऐसा कोई लीगल फ्रेमवर्क दिया ही नहीं है इन्होंने। और फिर प्लेटो की ये जो आइडिया है पूरा, इसको क्रिटिसाइज किया जाता है कि भाई ये तो टोटलिटेरियन टेंडेंसी है। इसमें टोटलिटेरियन टेंडेंसी का मतलब क्या होता है कि ये तो तानाशाही हो सकती है इससे। जैसे कि प्रोफेसर कार्ल पॉपर हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये, इनको हम डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन प्रोफेसर कार्ल पॉपर कहते हैं कि इस तरीके की अगर सोसाइटी होगी तो ये तो तानाशाही हो जाएगी, इसमें आप इक्वालिटी या फ्रीडम पे तो ध्यान ही नहीं दे रहे हो। ये तो बड़े इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स होते हैं जो एक सोसाइटी में होनी चाहिए इंडिविजुअल की ग्रोथ के लिए, लेकिन ऐसा कुछ तो प्लेटो ने प्रपोज ही नहीं किया है, राइट। तो ये चीज़ें हैं, ये क्रिटिसिज्म है जो यहाँ पर दिया जाता है। लेकिन प्लेटो की थ्योरी को डिफेंस देने वाले भी हैं, डिफेंड करने वाले भी हैं। ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि नहीं, प्लेटो की ये जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है ये मॉरल फाउंडेशन बनाती है सोसाइटी के लिए। तो प्लेटो के जो जस्टिस का आइडिया है इट इज़ फंडामेंटली मॉरल, ये लीगल नहीं है। इसका मकसद ही यही है कि एक ऐसी वेल ऑर्डर्ड सोसाइटी की जड़ें रखी जाए, नींव रखी जाए, और एक ऐसी सोसाइटी जो इंडिविजुअल्स के बीच में हार्मनी क्रिएट करने की कोशिश करे। और क्योंकि प्लेटो का जो विजन था वो एक परफेक्ट सोसाइटी क्रिएट करने का था, जहाँ पर हर एक आदमी जो रह रहा है उस सोसाइटी में उसको एक सेंस ऑफ जस्टिस फील हो, उसको न्याय फील हो, उसको लगे हाँ हमारे साथ फेयर हो रहा है, तभी तो यूनिवर्सल हैप्पीनेस आएगी। तो उनका वो विजन था बेसिकली, वो कोई टोटलिटेरियन सोसाइटी नहीं बनाना चाहते थे, उनकी इंटेंशंस बहुत प्योर थी, ऐसा कहते हैं लोग। इसके अलावा
ठीक है, प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं, लेकिन प्रैक्टिकल चैलेंजेस को अगर आप साइड में रख दो, प्लेटो की ये जो थ्योरी है फिलोसफिकली अगर देखा जाए तो बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है। ये आज भी इतने टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट 2500 साल हो चुके हैं इस चीज़ को, और बावजूद उसके आज भी पॉलिटिकल थिंकिंग में ये थ्योरी, ये आइडिया बहुत ही इन्फ्लुएंस करता है। एंड फाइनली आप इसको कैसे कंक्लूड कर सकते हो कि प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है, ठीक है, आइडियलिस्टिक है, ठीक है, उसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है, लेकिन पॉलिटिकल फिलॉसफी में इसका जो कंट्रीब्यूशन है बहुत ही प्रोफाउंड है। प्लेटो ने फोकस किया है हार्मनी लाने में, और इसीलिए स्पेशलाइजेशन पे ध्यान दिया है। इसीलिए प्लेटो जो है सोसाइटी में मोरालिटी लाना चाहते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये आज भी थ्योरी जो है, जस्टिस की जब भी बात होती है, परफेक्ट स्टेट की बात होती है, तो इस थ्योरी का मेंशन हमेशा होता है। और मॉडर्न टाइम्स में भी जब हम जस्टिस का आइडिया पढ़ेंगे, जैसे जॉन रॉल्स हो गए या और भी थिंकर्स हैं, तो आप देखेंगे कि उसमें प्लेटो का आइडिया आज भी रेलेवेंट है। आज भी प्लेटो के आइडियाज़ हमें एनकरेज करते हैं कि हमें एक इंडिविजुअल के रोल के और सोसाइटी का जो रोल है उसमें एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से जो है आप इस टॉपिक को कंक्लूड कर सकते हैं। बाकी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप जो हैं वो फॉलो करें बुक को, जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इन डिटेल। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड नीचे एक कमेंट ज़रूर छोड़िए इफ़ यू हैव वॉच्ड दिस वीडियो। इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप यहाँ पर फीडबैक दें अपना। एट द सेम टाइम मुझे पता चलता रहेगा कि यू आर इंटरेस्टेड, सो आई शुड मेक मोर वीडियोज़, आई शुड कीप ऑन adding more lessons to your preparation or to this YouTube channel. Chaliye, this is it for this video guys. Thank you very much. Bye bye, take care.